सपोज करो ये एक मैग्नेट है, ठीक है, हमने यहाँ मैग्नेट रखा, ऑफ कोर्स मैग्नेट है तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है। इस मैग्नेट के सराउंडिंग में जो रीजन है, इस रीजन में कोई ऐसी चेंज आ जाएगी मैग्नेट रखने से कि यहाँ पड़े हुए किसी भी आयरन लाइक सब्सटेंस को ये अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब ये ऐसा चेंज आया है जो इसकी एब्सेंस में नहीं था। तो इस मैग्नेट ने क्या किया, इस सराउंडिंग रीजन में अपना फील्ड क्रिएट कर दिया, एक अपना रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट कर दिया कि यहाँ तक कोई भी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट होगा मैं खींच लूंगा। किसी भी मैग्नेट का जो रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस होता है उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जैसे जैसे 11th में पढ़ते थे हम ग्रेविटेशन में, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है। हम किसी भी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं वो वापस क्यों आती है, क्योंकि वो फील्ड के अंदर ही थी। लेकिन अगर हम फील्ड से बाहर उसको करवा दें, फेंक दें, तो वो एस्केप हो जाती है। एस्केप हो जाती मतलब वापस नहीं आती, क्योंकि वो अर्थ के रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर निकल गई। इसी तरह से हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं कि एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, बट एक लिमिट तक फोर्स लगाएगा। ऐसा थोड़ी है कि एक चार्ज यहाँ रखा और दूसरा चार्ज हम लंदन में जाके रखते हैं, बोले इनके बीच में फोर्स बताओ। क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ फोर्स कम होती है। तो फोर्स कम होते 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 कभी फोर्स जीरो भी तो हो जाएगी। कभी फोर्स जीरो हो जाएगी मतलब उन चार्जेस के बीच में कोई इन्फ्लुएंस जो है वो आपस में इंटरेक्शन जो है वो नहीं रहेगा, क्योंकि जो फोर्स है वो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ कम होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, टेक्निकली हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, समझने के लिए आप इसको रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस बोल सकते हैं। रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए स्पेस और रीजन around a charged body up to which its influence can be experienced. It is the region around a charged body up to which its influence can be experienced. किसी भी charged body के around वो region जहां तक उसका influence feel किया जा सकता है। influence मैंने आपको पहले भी बताया था, attraction या repulsion। उस region of influence को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। मैग्नेट का केस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, किसी प्लेनेट का केस होगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे। अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है तो चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। चाहे कोई पॉइंट चार्ज हो, चाहे चार्ज किसी लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो जब भी चार्ज बॉडी होगी कोई, उस चार्ज बॉडी के सराउंडिंग में जो रीजन है उस रीजन को क्या बोलते हैं, चार्ज बॉडी के सराउंडिंग में जो रीजन है जहां तक उसका इन्फ्लुएंस होता है उस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या है बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इंटेंसिटी का मतलब है स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है, कहीं कम स्ट्रांग है, कहीं वीक है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। कैसे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं। ई लिखा है, एप्सिलॉन नहीं लिखना आपकी बार, ई। यहां देखो बेटा एक कॉन्सेप्ट और समझो, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इस Q0 मैंने जो Q0 से रिप्रेजेंट किया इसको बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव
टेस्ट चार्ज। व्हाट इज Q0? इट इज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब देखो इस टेस्ट चार्ज का मतलब क्या है। बेटा अगर मेरे पास यहाँ मैग्नेट है, यहाँ पर सपोज करो, मुझे देख के पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कोई ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, उसको बोले टेस्ट। जैसे एक कील लेना पड़ेगा, लोहे का कील यहाँ रखेंगे, जिसकी हेल्प से हम टेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ है या नहीं है। यहाँ रखेंगे, यहाँ से नहीं हुआ अट्रैक्ट, इसका मतलब यहाँ फील्ड नहीं है। थोड़ा पास लाएंगे, यहाँ से होगा, इसका मतलब यहाँ है। और पास लाए और तेजी से जाएगा, यहाँ है। तो वो जो कील है ना, उसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ट कर रहे हैं। वो जो मैग्नेट है वो क्या है? वो सोर्स है किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। तो ऐसे ही अगर हमारे पास कोई चार्ज बॉडी है, उस चार्ज बॉडी को बोलते हैं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, की उसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट तो कर दिया, बट उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम टेस्ट कैसे करेंगे? Q0 की हेल्प से। अब यहाँ कील तो नहीं रख सकते, हम यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। और कन्वेंशन है, कन्वेंशन मतलब एज ए रूल हम इसको पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव भी ले सकते थे, बट सिर्फ पॉजिटिव इसलिए लेते हैं कि थोड़ा मैथमेटिकली सिंपल हो जाता है। इसकी प्रॉपर्टी ये है, सबसे इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव होना इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, नेगेटिव भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इट इज वेरी वेरी स्मॉल, इट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। क्यों समझना वो भी मैं समझा देता हूँ अगेन मैग्नेट की हेल्प से। मान लो ये एक मैग्नेट है, इसके मैग्नेटिक फील्ड को चेक करने के लिए मैं यहाँ कील रखता हूँ, लेकिन दूसरे केस में क्या करता हूँ? एक बड़ा सा मैग्नेट रख के देखता हूँ कि है मैग्नेटिक फील्ड या नहीं। तो अब बड़ा रखूंगा तो फिर तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगी कि मैग्नेटिक फील्ड इसका था कि इसका है। इसलिए हम कोई ऐसा ऐसा चार्ज लेंगे जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम हो, बहुत ही छोटा हो, ताकि उसका अपना फील्ड निग्लिजिबल हो। तो जिसकी हेल्प से टेस्ट कर रहे हैं, उसके फील्ड को निग्लिजिबल रखने के लिए हम ये लेते हैं, शुड बी वेरी स्मॉल। अब यहाँ हम तो ऐसे लिखेंगे, बट अगर आप किन्हीं बुक्स में देखोगे ना, तो ये डेफिनेशन आपको ऐसे दिखेगी, ऐसे भी दिख सकती है कहीं। लिमिट डेल्टा क्यू अप्रोचेस टू 0 एफ डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू। मीनिंग सेम है। डेल्टा क्यू अप्रोचेस टू 0 मीन्स कि ये जो चार्ज हमने लिया, इट इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, तो हम ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, हम Q0 से रिप्रेजेंट करेंगे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, विच इज वेरी वेरी स्मॉल। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या रहेगा? व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? हाँ, कूलम कैसे? न्यूटन पर कूलम। फोर्स का यूनिट है न्यूटन, चार्ज का यूनिट है कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट होगा न्यूटन पर। और अगर आपको मैं बोलूं, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 l1 t-2। चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, वी राइट a1 t1। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा m1 l1 t-3 a-1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है। और ये याद रखो, फिर नोट करना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी and its direction is same as that of force.
हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे आज। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उस एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए हम एक सोर्स चार्ज लेंगे, consider a source charge q at point O. सोर्स चार्ज मतलब जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। A test charge Q0 is placed at point P. ये P पॉइंट है, यहाँ एक टेस्ट चार्ज रख देता हूँ Q0, ठीक है। और ये अज्यूम कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है R। The electrostatic force F is equal to K Q into Q0 by R square. Coulomb's law. F equal to Q1 Q2 by R square. इसी इक्वेशन की थोड़ी सी मैनिपुलेशन करना है। यहाँ से F by Q0 कितना आएगा? Q0 इधर ले आऊंगा, KQ by R square। F by Q0 क्या होता है? अभी बताया था, F by Q0 ही तो E होता है। Therefore E equals to KQ by R square। किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका क्या एक्सप्रेशन है? KQ by R square। और ये K है क्या बेसिकली? ये K तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, मतलब हम बोलेंगे ऐसे, therefore E equals to 1 by 4 pi epsilon 0 Q by R square। ये है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। और इसी एक्सप्रेशन को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ ऐसे यूनिट वेक्टर लिख दो। कि आपको फोर्स वाले केस में भी बताया था, जब भी किसी मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट वेक्टर लिखोगे तो आप वेक्टर लिख सकते हैं।
बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्पेस है, स्पेस मतलब 3 डायमेंशनल। इधर कोई चार्ज है अगर यहाँ, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, ऊपर नीचे हर कहीं। अगर डिस्टेंस हम बराबर रखें, देखना ये क्यू चार्ज है, मैग्नीट्यूड देखना है मैंने सिर्फ, ये क्यू चार्ज है, आर डिस्टेंस दूर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जितना वैल्यू होगा आर डिस्टेंस दूर इधर भी उतना ही होगा, वैल्यू सेम होगा, इधर भी उतना। क्यू और आर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करता। देखो इस एक्सप्रेशन में Q0 आपको नहीं दिख रहा है, किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि आपने कील कौन सा लिया है, छोटा या बड़ा, क्योंकि वो तो मैग्नेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो सोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस पे। डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फील्ड वीक हो जाएगा, डिस्टेंस कम करेंगे तो फील्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण। चार्ज कौन सा? क्यू। ठीक है, जैसे कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज of 4 microcoulomb at a distance of 2 centimeter from it in free space। कितने डिस्टेंस पे? 2 सेंटीमीटर दूर फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? यहाँ क्यू कितना है? 4 माइक्रोकूलम। लिखो Q इक्वल्स टू 4 माइक्रोकूलम, 4 इंटू 10 रेज पर -6 कूलम। 1 माइक्रोकूलम क्या होता है? 10 टू द पावर -6 कूलम होता है। डिस्टेंस कितना है बेटा? R इज 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर मतलब 2 इंटू 10 रेज पर -2 मीटर। ठीक है, आपको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करना है, इसलिए क्वेश्चन दिया है। खाली वैल्यू नहीं देखना कि ये 4 को 2 से डिवाइड कर दो, आपको माइक्रोकूलम को कूलम में और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज भी करना है। तो E कितना होगा? देयरफॉर ये कितना होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का वैल्यू फ्री स्पेस में कितना होता है? 9 इंटू 10 रेज पर 9। क्यू कितना दिया है? 4 इंटू 10 रेज पर -6 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इसका स्क्वायर करना, यहाँ भी गलती करते हैं, यही लिख देते हैं वैल्यू। स्क्वायर करना है मतलब 2 बार लिख दो, वो भी तो स्क्वायर ही होता है। फिर ये 2 इंटू 2 4 हुआ, इस 4 के साथ कैंसिल हो गया। देन इट विल बी इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज पर 9। न्यूमरेटर में आ जाएगा 10 रेज पर -6 और डिनोमिनेटर में 10 का पावर कितना आएगा? -4। -2 प्लस -2 बेस सेम पावर एडेड। फिर ये -4 ऊपर जाएगा, 9 इंटू 10 रेज पर 9 इंटू 10 रेज पर -6 प्लस 4 -2। सो आपका आंसर है 9 इंटू 10 रेज पर 7 न्यूटन। बेटा किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं, तो कंपोनेंट्स अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू देता हूँ। अगर ये स्पेस को मैं रिप्रेजेंट करूं 3 एक्सिस लेके, मतलब ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, इनका जो कॉमन पॉइंट है वो ओरिजिन है। ओरिजिन से लेके किसी पॉइंट तक अगर मैं एक वेक्टर बना देता हूँ a वेक्टर, इस a वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते थे याद है? a वेक्टर को लिखते हैं i इंटू ax j ay प्लस k। तो यहाँ पर जो ax ay और az है, इनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स।
ए एक्स क्या है, ए का कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस, ए वाई क्या है, इसी ए का कंपोनेंट है अलोंग वाई एक्स, जैसे ग्राफ में होता है ना, कोऑर्डिनेट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ए जेड इधर हुआ। बेटा अगर ये वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर ए जेड स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है। ये 11 में हमने पढ़ा था। अब देखो हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है और ये चार्ज पड़ा हुआ है किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे। ए चार्ज Q इज प्लेस्ड at the origin of a coordinate system. एक चार्ज को हमने कहाँ रखा है, किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे रखा है, ठीक है। यहाँ इस चार्ज से r डिस्टेंस दूर, पहले देख लेना, जैसे हमने पहले डेरिवेशन की, यहाँ मैं एक पॉइंट P लिख लेता हूँ, P ले लेता हूँ जहां एक टेस्ट चार्ज पड़ा है Q और ये पोजीशन वेक्टर है R। अब की बार टेस्ट चार्ज कहाँ पड़ा है, स्पेस में पड़ा हुआ है। पहले हमने ऐसे लिखा था सिंगल, उसमें हमने कोऑर्डिनेट्स की बात नहीं की थी। ए टेस्ट चार्ज is placed at point P such that O से P जो है उसको हम R बोल दें। पहले इतना लिख लीजिए, ठीक है। ये हमारे पास एक सोर्स चार्ज है और ये कोई पॉइंट है जहां हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है, और ये जो डिस्टेंस OP है इसको हमने R वेक्टर बोल दिया, O से लेके P तक वेक्टर। अगर इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x y z हैं, इसी से कंफर्म होगा कि हम 3 डायमेंशनल ले रहे हैं। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर x, y, z, then OP equals to R and it is equal to IX plus JY plus KZ. OP equal to R and it is equal to IX plus JY plus KZ. तो R का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, अभी आपको वेक्टर्स बताया मैंने, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात नहीं की, वेक्टर्स ही चल रहा है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट तो वेक्टर फॉर्म ही लिखनी है। बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या सीधा लिखूं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज E equal to 1/4 pi epsilon 0 into Q by R square, यही है। और अगर हमने वेक्टर फॉर्म में लिखना है, अगर यहाँ वेक्टर लगाओगे तो यहाँ यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा साथ। डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, मैंने बोला जो फोर्स की डायरेक्शन है वही फील्ड की डायरेक्शन होती है। ये चार्ज है, यहाँ पड़े हुए किसी भी टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, तो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भी 3 कंपोनेंट्स हैं, जैसे अभी आपको ए वेक्टर की एग्जांपल दी थी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भी 3 कंपोनेंट्स हैं। हर एक वेक्टर के स्पेस में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन याद है, हम परसों भी पढ़ रहे थे जब कूलम्ब लॉ की बात करते हैं वेक्टर फॉर्म में।
ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए लिख सकते हैं। देखो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर की जगह क्या लिखूं, आर यूनिट वेक्टर की जगह आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर, तो ई क्या हो जाएगा, ई वेक्टर है। आर वेक्टर आपके पास है आई एक्स जे वाई के जेड, आर क्यूब चाहिए तो इसी का क्यूब कर लेंगे। स्पेस में इस ई वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, स्पेस में 3, प्लेन में 2। प्लेन 2 डायमेंशनल होता है, स्पेस 3 डायमेंशनल है। तो अगर इस ई वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं ई एक्स ई वाई ई जेड, जैसे मैंने ए वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखे थे, वैसे ही अगर ई के कंपोनेंट्स हैं इफ द कंपोनेंट्स ऑफ ई वेक्टर आर ई एक्स ई वाई एंड ई जेड, देन ई वेक्टर के कंपोनेंट्स अगर ई एक्स ई वाई और ई जेड हैं, तो ई वेक्टर होगा आई इंटू ई एक्स जे ई वाई के ई जेड। इस ई वेक्टर की जगह ये लिखो पूरा, आपने करना है। इसको मैं इक्वेशन बोल देता हूँ, कुछ नाम दे दो, इक्वेशन 1 बोल दो, वैसे भी ज्यादा इक्वेशन नहीं है। ई वेक्टर की जगह क्या लिखोगे, ये सब। आर वेक्टर की जगह ठीक है आई जे के, वेक्टर है ना इसलिए आई जे के होता है, और आर क्यूब इसी का क्यूब कर देना यहाँ, क्या बन जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, पहले यहाँ तक लिख लो। ये आ जाएगा बेटा, ई वेक्टर की जगह ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाय आर क्यूब है। आर कितना है, क्यूब इंटू आर वेक्टर। थोड़ा सा अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो, यहाँ देखो ये पावर 1/2 है, 3 इंटू 1/2 क्या हुआ, 3 इंटू 1/2 क्या हुआ बोलो, 3/2 नहीं हुआ। ये है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन, लेकिन इसको अब थोड़ा सा लास्ट एक ही लाइन बच गई। हमने कंपोनेंट फाइंड करने थे ना, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे एंड के ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आई जे और के कोफिशिएंट्स को हम इक्वेट करते हैं। लेफ्ट साइड में आई का कोफिशिएंट क्या है, आई का कोफिशिएंट क्या है ई एक्स, राइट साइड में क्या है? राइट साइड में आई का कोफिशिएंट क्या है,
x के साथ ये सब भी तो है, ये तो कॉमन है ना, ऐसे 1/4πε0 q बाय x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 3/2 इंटू x। ई वाई कितना होगा, यहाँ j का कोफिशिएंट क्या है, ई वाई, सो ई वाई इज इक्वल टू, यहाँ j का कोफिशिएंट क्या है, ये तो कॉमन ही है, ये तो सबके साथ आएगा, 1/4πε0 इंटू क्यू बाय, या ऐसे लिखो, या रूट करके क्यूब लिखो, या सीधा 3/2 लिखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 3/2 इंटू वाई, और ऐसे ही ई जेड क्या होगा, ये होगा ई जेड। पता चला, सेम है डिफरेंट है, ई एक्स ई वाई और ई जेड तीनों डिफरेंट है ना, एक्स वाई जेड अगर डिफरेंट है तो। लेकिन इमेजिन करो कि जितना डिस्टेंस इधर लिया मैंने ओरिजिन से उतना इधर लूं, और उतना इधर लूं, मतलब जितना x उतना y उतना z अगर ले लिया जाए, तो बोलेंगे इफ x इक्वल टू वाई इक्वल टू z, देन यहां भी x स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया, यहां भी x स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर है, और यहाँ x, यहाँ y लिखा है तो y की जगह x ही लिख दे। सिर्फ इन्हीं का तो फर्क था, x और y और z लिखा है, एक बार x है एक बार y और एक बार z। लेकिन अगर मैं ये मान लूं कि x y और z तीनों बराबर हैं, तो तब ये बोल पाएंगे क्या, सोचो, बोलेंगे ना। इसका मतलब क्या हुआ समझना, ठीक है, फिजिक्स मुश्किल नहीं है बट सोचना पड़ता है इसलिए मुश्किल लगती है, कौन सोचे। ये एक पॉइंट है, इससे x डिस्टेंस इधर या r डिस्टेंस इधर, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही x डिस्टेंस इधर भी होगा। अगर x और y, इसको मैंने x बोला इसको y बोला, बट अगर दोनों बराबर है तो डिस्टेंस ना, ये 2 सेंटीमीटर ये भी 2 सेंटीमीटर, और वही 2 सेंटीमीटर इधर ले लूं, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके ना एक स्फीयर बना सकते हैं हम। ये 3 डायमेंशनल है, z एक्सिस ऐसे नहीं होती है, ऐसे होती है। अब हम ऐसे बना नहीं सकते बाहर की तरफ, तो इसलिए हम इधर बना देते हैं। मतलब हम एक स्फीयर बनाए अगर, और ये इमेजिन करें कि स्फीयर के सेंटर में एक पॉइंट चार्ज है, तो हर एक पॉइंट का डिस्टेंस जो स्फीयर का ऊपर होगा वो सेंटर से तो सेम डिस्टेंस हुआ, और जब डिस्टेंस सेम हुआ तो मैग्नीट्यूड सेम हुआ। तो इसको क्या बोलते हैं, देखो ई एक्स ई वाई और ई जेड सेम है तो स्फीयर बन गया, तो बोलेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कंक्लूजन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। किसी भी पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, मतलब एक पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में हम स्फीयर बना लें तो स्फीयर के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। बेटा हम टेस्ट चार्ज को तो पॉजिटिव ही ले रहे हैं, थोड़ा सा मैं डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको क्लास में। मान लो हमारे पास ये सोर्स चार्ज है, ये पॉजिटिव है, और कोई दूसरा सोर्स चार्ज है वो नेगेटिव है, ठीक है। ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज यहाँ पड़े हुए किसी टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल, पॉजिटिव सोर्स चार्ज है टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, और नेगेटिव सोर्स चार्ज अगर होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होती है, ई होता है ना बेटा F/Q0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वही डायरेक्शन होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो आप ऐसे याद रखो कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज है, और अगर एक नेगेटिव सोर्स चार्ज है तो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर is away from a positive source charge
but is towards a negative source charge. पॉजिटिव सोर्स चार्ज से दूर और नेगेटिव सोर्स चार्ज की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, इसको हम मंडे को कंटिन्यू करेंगे अब।